हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र में संप्रेषण या संचार वाले यूनिट से प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को देखने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम नए सिलेबस के ऊपर आधारित 20 प्रश्नों को जो है प्रैक्टिस सेट की तरह देखने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है संप्रेषण या संचार वाले यूनिट से 5 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं इस चैनल पे। अगर आपने उन प्रैक्टिस सेट वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाए, मैंने वहां पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के नाम से वो प्लेलिस्ट होगी। वहां पर अब तक मैंने जितने भी फर्स्ट पेपर से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट वीडियो अपलोड किए हैं वे सारे वीडियो आपको वहां पर मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ इसके बाद मैं आपको एक और प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करूंगा। इसके बाद मैं संप्रेषण या संचार वाले यूनिट से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको एक जगह पर संकलित करके जो है उसको वीडियो के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। और आप सभी से एक हम्बली रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बेल आइकन का बटन होता है, उसको आप प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, उसके साथ ही साथ उसको डिस्क्राइब करूंगा और आप सभी को उस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करना है। वीडियो लगे कि फास्ट है तो वीडियो को जो है पॉज करें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, फिर उसके बाद उसका जवाब देने का प्रयास करें। इसके साथ ही साथ आप अंत में जो है कमेंट बॉक्स में आप बताने का यह भी प्रयास करें कि 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न जो है सही हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि जटिल शब्दों का उपयोग करते हुए वक्ता को निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण माना जा सकता है। तो कोई वक्ता है जो जटिल शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो उन जितने चारों विकल्प दिए गए यहाँ पर वो किस प्रकार का उदाहरण है हमें यह बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है शारीरिक क्रियात्मक शोर, बी ऑप्शन दिया गया है मनोवैज्ञानिक शोर, और यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया अर्थ संबंधी शोर और डी ऑप्शन दिया गया शारीरिक शोर। तो इन चारों विकल्पों में से हमें यह बताने का प्रयास करना है कि जटिल शब्दों का उपयोग करते हुए एक वक्ता को निम्नलिखित में से किसका उदाहरण माना जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थ संबंधी शोर। अगर कोई वक्ता है जटिल शब्दों का वह प्रयोग कर रहा है तो हमें उसका अर्थ समझने में बहुत सारी दिक्कत होगी। तो यह किसके अंतर्गत आएगा? अर्थ संबंधी शोर के अंतर्गत जो है यह एक उदाहरण इसका है। तो आप इसको याद रखेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संप्रेषण प्रक्रिया में शोर का क्या प्रभाव है। तो इन चारों विकल्पों में से हमें यह बताने का प्रयास करना है कि अगर हम संप्रेषण या संचार कर रहे हैं तो शोर के कारण क्या प्रभाव उस पर पड़ सकता है। इन चारों विकल्पों में से वही आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, लक्षित श्रोताओं को संदेश अधिक सावधानी पूर्वक सुनने का कारण बनता है। बी ऑप्शन दिया गया है संदेश के साथ हस्तक्षेप का कारण बनता है, और सी ऑप्शन दिया गया है भटकने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करता है, और डी ऑप्शन दिया गया है संदेश को बढ़ाता है। तो इन चारों विकल्पों में से आप सभी को सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, संदेश के साथ हस्तक्षेप का कारण बनता है। तो यहाँ प्रश्न में यही पूछा गया है कि संप्रेषण प्रक्रिया में शोर का क्या प्रभाव है, तो संदेश के साथ हस्तक्षेप का कारण बनता है यह। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि लोगों के समूह की निश्चित और वर्गीकृत छाप पूर्व निर्धारित गुणों के संग्रह पर आधारित होती है, उसे क्या कहा जाता है। इन चारों विकल्पों में से आप सभी को बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है सामान्यीकरण, बी ऑप्शन दिया गया है संगीत, और सी ऑप्शन दिया गया है रूढ़ प्रारूप, और डी ऑप्शन दिया गया है अधिक स्पष्टीकरण। तो इन चारों विकल्पों में से आप सभी को सही आंसर बताने का प्रयास करना है। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, रूढ़ प्रारूप। तो इस प्रश्न का क्या राइट आंसर हमारा है? ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ऑप्शन सी राइट आंसर लगाया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अनुभूति जांच का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। अनुभूति जांच का मुख्य लक्ष्य पूछा जा रहा है कि क्या होता है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन दिया गया है पुष्टिकरण, बी ऑप्शन दिया गया है संस्कृत संवेदनशीलता,
और सी ऑप्शन दिया गया है दूसरों की भावनाओं और विचारों का पता लगाना, और डी ऑप्शन दिया गया है नियंत्रण। तो इस प्रश्न का आपको सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपको ऑप्शन नंबर सी, दूसरों की भावनाओं और विचारों का पता लगाना जो है अनुभूति जांच का मुख्य लक्ष्य होता है। इसको आप याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पक्षपात की एक विशेषता कौन सी है। इन चारों विकल्पों में से आप सभी को बताना है पक्षपात की एक विशेषता। पहला जो ऑप्शन दिया गया है बाहरी समूह के सदस्यों का सामान्यीकृत मूल्यांकन, बी ऑप्शन दिया गया है नकारात्मकता, सी ऑप्शन दिया गया है पक्षपात पूर्ण धारणा, और डी ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में से सभी आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि पक्षपात की एक विशेषता कौन सी है, तो बाहरी समूह के सदस्यों का सामान्यीकृत मूल्यांकन भी एक पक्षपात की विशेषता है, और बी जो ऑप्शन दिया गया नकारात्मकता ये भी एक आपका पक्षपात की एक विशेषता है, और सी जो ऑप्शन दिया गया पक्षपात पूर्ण धारणा, तो ये तीनों जो है आपका पक्षपात की एक विशेषता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संप्रेषण के संदर्भ में श्रेष्ठता प्रभाव की मुख्य धारणा को दर्शाता है। तो यहाँ पर बताना इन चारों विकल्पों में से कि कौन सा कथन संप्रेषण के संदर्भ में श्रेष्ठता प्रभाव की मुख्य धारणा को दर्शाता है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है सबसे अधिक सूचना सदैव सबसे पहले भाग में आती है, बी ऑप्शन दिया गया है सबसे महत्वपूर्ण जानकारी सबसे बाद में आती है, और सी ऑप्शन दिया गया है महत्व का परिणाम स्थिति पर निर्भर करता है, और डी ऑप्शन दिया गया है सूचना के सभी घटकों को एक समान बल भार मिलता है। तो इन चारों विकल्पों में से आप सभी को सही आंसर बताना है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सबसे अधिक सूचना सदैव सबसे पहले भाग में आती है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में से संप्रेषण के अंतर्गत कौन सा संदेश ग्रहण करने में प्रमुख अवरोधक है। इन चारों विकल्पों में से हमें सही आंसर बताने का प्रयास करना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है श्रोताओं का दृष्टिकोण, बी ऑप्शन दिया गया है श्रोताओं का ज्ञान, और सी ऑप्शन दिया गया है श्रोताओं की शिक्षा, और डी ऑप्शन दिया गया है श्रोताओं की आय। तो इस प्रश्न का आप सभी को राइट आंसर बताना है, और ये प्रश्न जो है आपका जून 2010 में पूछा गया था। जैसा कि मैं कहता हूं कि इस प्रैक्टिस सेट में आपको नए सिलेबस के ऊपर आधारित प्रश्न तो मिलते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न भी इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये प्रश्न आपका जून 2010 में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रोताओं का दृष्टिकोण। प्रश्न में यही पूछा गया है कि निम्न में से संप्रेषण के अंतर्गत कौन सा संदेश ग्रहण करने की प्रमुख अवरोधक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, श्रोताओं का दृष्टिकोण। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में से जन संप्रेषण में संबोधित किए जा सकने की सामर्थ्यता किसके द्वारा बदलती है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है डिजिटल माध्यम के, बी ऑप्शन दिया गया है लोक माध्यम से, सी ऑप्शन दिया गया है व्यक्ति परक माध्यम से, और डी ऑप्शन दिया गया है यथार्थ समय माध्यम से। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल माध्यम से। प्रश्न में यही पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से जन संप्रेषण में संबोधित किए जा सकने की सामर्थ्यता किसके द्वारा बदलती है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल माध्यम से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संप्रेषण के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भौतिक पर्यावरण का उपयोग किया जाना क्या कहलाता है। यहाँ पे टाइप में मिस्टेक है, करता नहीं होगा, क्या होगा, क्या कहलाता है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है क्रोनेमिक्स, बी ऑप्शन दिया गया है प्रोक्सेमिक्स, और सी ऑप्शन दिया गया है काइनेसिक्स, और डी ऑप्शन दिया गया है पैरा लैंग्वेज। तो इन चारों विकल्पों में से बताना है कि संप्रेषण के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भौतिक पर्यावरण का उपयोग किया जाना क्या कहलाता है।
तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोक्सीमेक्स। इसको याद रखिएगा, ये नाम को प्रोक्सीमेक्स कि संप्रेषण के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भौतिक पर्यावरण का उपयोग किया जाना जो है प्रोक्सीमेक्स कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यदि एक छात्र कक्षा में बात करने के लिए एक हाथ उठाता है तो उसका क्या मतलब होता है, हमें यह बताना है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन दिया गया है संशोधक, बी ऑप्शन दिया गया प्रतीक, और सी ऑप्शन दिया गया नियामक, और डी ऑप्शन दिया गया प्रदर्शन। तो यदि एक छात्र कक्षा में अपना हाथ उठाता है तो उसका क्या मतलब हो सकता है, आप सभी को यह बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रतीक। तो ये एक प्रकार का वो प्रतीक चिन्ह होता है जिसके द्वारा कुछ इंडिकेशन होता है। तो इसका ये मतलब होता है कि यदि एक छात्र कक्षा में बात करने के लिए अगर अपना हाथ उठाता है तो उसका क्या मतलब होता है, एक प्रतीक देता है, इंडिकेशन देता है कि उसे क्या करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 11। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को किसके द्वारा अच्छे से व्यवस्थित किया जा सकता है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है कक्षा के शिक्षक द्वारा, बी ऑप्शन दिया गया है विषय के शिक्षक द्वारा, और सी ऑप्शन दिया गया है प्रधान अध्यापक द्वारा, और डी ऑप्शन दिया गया है स्वयं छात्र द्वारा। तो इन सभी में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कक्षा के शिक्षक के द्वारा। प्रश्न में यही पूछा गया कि शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को किसके द्वारा अच्छे से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो कक्षा के शिक्षक के द्वारा जो है इसको अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 12। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पुस्तकें संप्रेषण का मुख्य स्रोत हो सकती हैं किस स्थिति में, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है सामग्री का सारांश प्रदान करवाकर, बी ऑप्शन दिया गया है उदाहरणात्मक सामग्री प्रदान करवाकर, और सी ऑप्शन दिया गया है हिंदी माध्यम द्वारा, और डी ऑप्शन दिया गया है सामग्री को अच्छे प्रिंट के माध्यम से प्रस्तुत करवाकर। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर हमारा है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उदाहरणात्मक सामग्री प्रदान करवाकर जो है हम पुस्तकें संप्रेषण का मुख्य स्रोत जो है बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। किसी भी प्रश्नों में या कोई भी शब्द आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप निसंकोच जो है पूछ सकते हैं, मैं उसका जो है जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 13। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इन चारों विकल्पों में से हमें सत्य कथन कौन सा नहीं है उसे फाइंड आउट करना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है एक अच्छा संदेशवाहक एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता है, बी ऑप्शन दिया गया है एक अच्छा संदेशवाहक को हास्य वृत्ति की अच्छी समझ होती है, और सी ऑप्शन दिया गया है एक अच्छा संदेशवाहक अच्छा पाठक होता है, और डी ऑप्शन दिया गया है एक अच्छा संदेशवाहक का भाषा पर नियंत्रण होता है। तो इन चारों विकल्पों में से आप सभी को सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, एक अच्छा संदेशवाहक एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है और इसे ही फाइंड आउट करना था। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है उसे हमें ढूंढना है। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि एक अच्छा संदेशवाहक एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता है, जबकि वह एक अच्छा शिक्षक हो सकता है। जब वो अच्छे तरीके से बोल सकता है तो वो किसी भी कॉन्सेप्ट या तथ्य को अच्छे तरीके से समझा भी सकता है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा और इसे हमें फाइंड आउट करना था। तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 14। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम ग्रामीणों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने में सही नहीं हो सकता है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है प्रदर्शन, बी ऑप्शन दिया गया है पढ़ना और लिखना, और सी ऑप्शन दिया गया है टीवी और फिल्म प्रक्षेपक पर सामग्री उपलब्ध करवाना, और डी ऑप्शन दिया गया है बड़ी समूह चर्चा। तो इन चारों विकल्पों में से हमें यह बताने का प्रयास करना है कि कौन सा माध्यम जो है ग्रामीणों के बीच में साक्षरता को बढ़ावा देने में सही नहीं हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बड़ी समूह चर्चा जो है आपका
ग्रामीणों के बीच में साक्षरता को बढ़ावा देने में जो है सही नहीं हो सकता है। तो बड़ी समूह के अंतर्गत हम उनको अच्छे से समझा नहीं सकते, चूंकि वो अभी सीख रहे हैं, तो उनके लिए जो है अकेले अकेले या पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति को आपको समझाना पड़ सकता है। तो अगर बड़ी समूह में जो है आप उनको टीच कर रहे हैं या सिखा रहे हैं कुछ, तो वो आपके लिए जो है समस्या हो सकती है, तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 15। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पारा लैंग्वेज की मुख्य घटक हैं। तो पारा लैंग्वेज के यहाँ कुछ मुख्य घटक दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन कौन से जो है पारा लैंग्वेज के मुख्य घटक हैं। पहला जो दिया गया है यहाँ पर स्वर, दूसरा दिया गया है स्वर मान, और तीसरा दिया गया है स्वर की गुणवत्ता, और चौथा दिया गया है बोलने की गति। तो इन चारों में से हमें बताना है कि पारा लैंग्वेज के मुख्य घटक कौन से हैं। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। तो ये चारों जो हैं आपके पारा लैंग्वेज के मुख्य घटक हैं। अब मैं बता देता हूं आपको कि पारा लैंग्वेज क्या होता है। तो पारा लैंग्वेज जो है मेटा संचार का एक मुख्य घटक होता है, जो अर्थ को संशोधित कर सकता है या नैनो या भावना व्यक्त कर सकता है, जैसे कि ग्रंथि, पिच, मात्रा, स्वरूप आदि जो है इसके अंतर्गत आते हैं। और यह कभी कभी जो है गैर फिनोमी गुणों से जो है संबंधित होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पारा लैंग्वेज क्या होता है। तो बेसिकली ये जो चारों हैं आपके पारा लैंग्वेज के मुख्य घटक हैं। अगर आपको और भी अच्छे तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने डाउट्स या क्वेरी को जो है पूछें, मैं उसको बताने का 100% प्रयास करूँगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 16। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक शिक्षक प्रभावी संदेश वाहक कब बन सकता है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है वह शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करता है। बी ऑप्शन दिया गया है वह छात्रों को अर्थ समझाने में सहायता करता है। और सी ऑप्शन दिया गया है वह शिक्षण के बीच में सवाल पूछता है। और डी ऑप्शन दिया गया है वह छात्रों को विषय पर सवालों के सही जवाब पाने में सहायता करता है। तो इन चारों विकल्पों में से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, वह छात्रों को अर्थ समझाने में सहायता करता है। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि एक शिक्षक प्रभावी संदेश वाहक कब बन सकता है। वह छात्रों को अर्थ समझाने में अगर वो सहायता करता है तो वह एक प्रभावी संदेश वाहक बन सकता है। तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 17। इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा में संप्रेषण के विफल होने का क्या कारण रहता है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है छात्रों का कक्षा में ध्यान न होना। बी ऑप्शन दिया गया है शिक्षक छात्रों तक संदेश पहुंचाने में असमर्थ हो। और सी ऑप्शन दिया गया है छात्रों की पढ़ाए जाने वाले विषय में कोई दिलचस्पी न हो। और डी ऑप्शन दिया गया है कक्षा के आसपास या कक्षा में बहुत ज़्यादा शोर होना। तो यहाँ पर यह बताने का प्रयास करना है कि कक्षा में संप्रेषण के विफल होने का कारण क्या है। उसके संदर्भ में चार जो है ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक छात्रों तक संदेश पहुंचाने में असमर्थ होता है, इस कारण से जो है कक्षा में संप्रेषण जो है विफल हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 18। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संप्रेषण अधिक प्रभावशाली हो सकता है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है कक्षा के बीच में चुटकुले सुनाना। बी ऑप्शन दिया गया है बहुसंवेदी अपील का प्रयोग करना। सी ऑप्शन दिया गया है उच्च अधिकार के साथ बोलना। और डी ऑप्शन दिया गया है यह बताना कि श्रोताओं के लिए क्या उपयोगी है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बहुसंवेदी अपील का प्रयोग करना जो है संप्रेषण अधिक प्रभावशाली हो सकता है अगर हम बहुसंवेदी अपील का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संप्रेषण अधिक प्रभावशाली हो सकता है। तो अगर हम बहुसंवेदी अपील का प्रयोग करते हैं तो संप्रेषण हमारा जो है अधिक प्रभावशाली हो सकता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 19। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि छात्रों के चेहरे की अभिव्यक्ति संप्रेषण प्रक्रिया के किस तत्व से संबंधित होती है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है संदेश से, और यहाँ पे सी ऑप्शन है चैनल से। थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया लेकिन सारे ऑप्शन आपके सही है। और बी ऑप्शन दिया गया संदेश प्राप्तकर्ता। और डी ऑप्शन है संदेश प्रेषक। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताने का प्रयास करना है।
तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ पर दूसरे नंबर पे टाइप हो गया है। तो चैनल जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि छात्रों के चेहरे की अभिव्यक्ति संप्रेषण प्रक्रिया के किस तत्व से संबंधित होती है, तो चैनल से यह पूरी तरह से संबंधित होती है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 20 और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विवरण कक्षा में प्रभावी संप्रेषण में बाधा नहीं डालता है। इन चारों विकल्पों में से पहला जो ऑप्शन दिया गया है एक विस्तृत विवरण, बी ऑप्शन दिया गया है एक अस्पष्ट विवरण, सी ऑप्शन दिया गया है एक विधि पूर्वक विवरण और डी ऑप्शन दिया गया है का विवरण जो कि श्रोताओं को अपने निष्कर्ष निकालने में सहायक होता हो। तो इन चारों विकल्पों में से आप सभी को सही आंसर बताने का प्रयास करना है कि ऐसा विवरण, यहाँ लास्ट वाला ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ टाइप में थोड़ा सा एरर है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसा विवरण जो कि श्रोताओं को अपने निष्कर्ष निकालने में सहायक होता है। तो यहाँ पर ये चारों ऑप्शन कंप्लीट हो गए और इन चारों विकल्पों में से आप सभी को राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, एक विधि पूर्वक विवरण। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से या इन चारों विकल्पों में से विवरण कक्षा में प्रभावी संप्रेषण पर बाधा नहीं डालता है। तो एक विधि पूर्वक विवरण जो है कक्षा में प्रभावी संप्रेषण पर जो है बाधा नहीं डालता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। उम्मीद करता हूं कि जितने भी प्रश्न मैंने कराए आप सभी के लिए वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर के इंक्लूड किए हैं। मैंने किसी किसी के सन बताया और किसी का सन नहीं बताया, लेकिन इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंक्लूड है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट अगर कंप्लीट कराने के बाद जो है आप सभी को प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं संप्रेषण या संचार वाले यूनिट से, उनको एक जगह पे कलेक्ट करके उनको वीडियो फॉर्म में आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। तो बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी इस यूनिट की आप सभी की। ये 5 प्रश्न जो पूछे जाने हैं बहुत ही आसानी के साथ आप सभी के कवर हो जाएंगे। कमेंट बॉक्स में जो है कि आप कोई भी डाउट हो या कोई क्वेरी हो वीडियो से रिलेटेड तो आप उनको पूछ सकते हैं, या किसी विशेष टॉपिक पे या कोई टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो जरूरी है तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। मैं उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो सही है या नहीं सही है, जो भी आपको फीडबैक अपने दिल से लगता है उसको आप फीडबैक में दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन और अप्रिसिएशन मिलता है। हमें लगता है आप हमारी वीडियो को देखते हैं और हमें आपके लिए कंटिन्यूअस वर्क करना चाहिए। इसके साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो रेलिवेंट है या महत्वपूर्ण है आपके लिए तो आप दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। एक बात और, अगर आप नए व्यूअर हैं, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में बेल आइकन का बटन होता है, उसको आप प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। क्योंकि इस चैनल पे लगभग सभी एग्जामों से रिलेटेड जो है मटेरियल या क्वेश्चन हो या उससे जुड़े अपडेट्स हो वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम से जुड़े हुए हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उनसे जुड़े कंटेंट जो है आपको इस चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।